अर्तुल के ठिकाने का पता चल गया है। कहाँ है वो? वो कल अपनी बीवी और दिल्ली दामिर से मुलाकात करेगा। तुमने अपने बाबा को तो नहीं बताया? नहीं, वो नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि हाइमा खातून एक सिपाही को खत देकर सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ रवाना करती हैं और तुजतेकन कोजा बख्श को कहता है कि ये खत हर हाल में रुकवाना है। इस किस्त के आगाज में वो सिपाही खत लेकर जा रहा होता है कि रास्ते में एक जगह अचानक मंगोल आ जाते हैं। दरअसल कोजा बख्श ने उसे पकड़ने के लिए मंगोलों से मदद ली थी। चनाचे वो मंगोल उस सिपाही को पकड़ लेते हैं और उससे खत छीन लेते हैं, लेकिन ऐन उस वक्त बामसी एक तरफ से नमूदार हो जाता है और मंगोलों पर हमला कर देता है। इस दौरान सारे मंगोल मारे जाते हैं। बामसी उसे कहता है कि तुम मेरे साथ वापस कबीले में चलो, हाइमा खातून को इस बारे में बताकर दोबारा चले जाना, जिस पर वो सिपाही रजामंद हो जाता है और दोनों कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ कबीले में आयतुल तुजतेकन को उसके वालिद कुरकुत के खिलाफ भड़काती है और कहती है कि तुम्हारा बाबा काई कबीले के खिलाफ कोई कदम भी उठाने को तैयार नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कबीले में सुकून खत्म हो जाएगा और तुम्हें उनकी जगह लेनी होगी। दूसरी तरफ हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान सख्त परेशान होती हैं कि कहीं हमारा सिपाही पकड़ा ना जाए। इतने में बामसी अंदर दाखिल होता है। सब उसको मिलते हैं और खुश आमदीद कहते हैं। बामसी कहता है कि मैं गुनगुत को भी साथ लाया हूँ। फिर वो उसे अंदर बुलाता है। गुनगुत हाइमा खातून को बताता है कि किस तरह मंगोलों ने उस पर हमला किया और फिर बामसी ने उसे बचाया, जिस पर हाइमा खातून अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि वह सिपाही खैरियत से वापस आ गया और उनका खत भी किसी के हाथ नहीं लगा। दूसरी तरफ कोजा बख्श वापस आकर तुजतेकन को बताता है कि वो सिपाही मुझे कहीं भी नहीं मिला। रात को अर्तुल छुप कर कबीले में दाखिल होता है और दिल्ली दामिर के खेमे में जाता है, जहाँ हकीम अर्तुक भी मौजूद होता है। इतने में बामसी अंदर दाखिल होता है, जिसे देखकर अर्तुल बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम ठीक वक्त पर पहुंचे हो। बामसी कहता है कि काफी अरसे से मैंने दुश्मनों के सर नहीं उड़ाए, इसलिए मैं भी लड़ने के लिए बेचैन हूँ। इसके बाद अर्तुल हलीमा को बुलाने को कहता है। हलीमा जब आती है तो अर्तुल कहता है कि तैयारी करो, हम कुनिया जा रहे हैं। क्योंकि हमारा सिपाही खत लेकर नहीं पहुंच सका, इसलिए हम खुद वहां जाएंगे। लेकिन हलीमा सुल्तान और दिल्ली दामिर को कबीले से निकलने की इजाजत नहीं थी, इसलिए अर्तुल एक चाल चलता है और दिल्ली दामिर को कोजा बख्श के पास भेजता है। दिल्ली दामिर पहले उसकी तारीफें करता है और फिर कहता है कि मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मैं और हलीमा सुल्तान चुपके से कबीले से निकलना चाहते हैं, क्योंकि दाखिली रास्ते पर तुम्हारा कंट्रोल है, इसलिए तुम हमारे नाम क्लियर करवा दो। कोजा बख्श पूछता है कि आप अर्तुल को मिलने जा रहे हो, जिस पर दिल्ली दामिर कहता है कि हाँ। कोजा बख्श फौरन रजामंद हो जाता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि इस तरह वो अर्तुल तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगा। इसके बाद हलीमा सुल्तान वापस आकर हाइमा खातून को कुनिया जाने के बारे में बताती है। हाइमा खातून कहती हैं कि रास्ता इतना खतरनाक और लंबा है, तुम कैसे जाओगी? जिस पर हलीमा कहती है कि खतरनाक रास्तों तक अर्तुल हमारे साथ होगा, आगे मैं और दिल्ली दामिर साथ होंगे। ये सारी बातें गोखचे भी बाहर छुप कर सुन लेती है और फिर वहां से चली जाती है। इसके बाद हलीमा एक और बात हाइमा खातून को बताती है कि आपका बड़ा बेटा सुंगर तेकन जिंदा है, जिसे सुनकर वो चौंक जाती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो एक लंबे अरसे से लापता था। सब यही समझते थे कि वो शहीद हो चुका है। दूसरी तरफ गोखचे फौरन तुजतेकन के पास जाती है और बताती है कि मैंने अर्तुल का पता लगा लिया है, तुम जाओ और उसको कबीले में लाकर सजा दिलवाओ। दरअसल गोखचे अर्तुल के खिलाफ हो चुकी थी और उससे बदला लेना चाहती थी। इसके बाद तुजतेकन फौरन गुम्सतेकन के पास जाता है और उसे बताता है कि अर्तुल का पता चल गया है, कल दिल्ली दामिर और हलीमा सुल्तान उससे मिलने वाले हैं। अर्तुल के ठिकाने का पता चल गया है। कहाँ है वो? वो कल अपनी बीवी और दिल्ली दामिर से मुलाकात करेगा। तुमने अपने बाबा को तो नहीं बताया? नहीं, वो नहीं जानते। इतने में कोजा बख्श वहां आता है। तुजतेकन उसे कहता है कि सिपाही तैयार करो, कल सुबह हमने कबीले से निकलना है, क्योंकि अर्तुल का पता चल गया है। इसके बाद कोजा बख्श कबीले से बाहर जाकर एक मंगोल से मिलता है और उसको अर्तुल के कोनिया जाने के फैसले के बारे में बताता है। दूसरी तरफ नयान के डेरे पर मंगोल सिपाही तानगुत को पकड़कर ले आते हैं। नयान उससे पूछता है कि तुम कहाँ थे? तानगुत कहता है कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, जिसके बाद नयान साहब को वहां से जाने को कहता है। फिर तानगुत कहता है कि अर्तकुश मर चुका है। नयान पूछता है कि वो कैसे?
تانکت کہتا ہے کہ میں شکار کرنے نکلا تھا تو ایک جگہ دیکھا کہ ارطغرل اور اس کے ساتھی ہمارے سپاہیوں کو مار رہے تھے اور ارتکش کو انہوں نے ہمارے سپاہیوں سے چھڑا لیا تھا، اس لیے میں نے اسے مار دیا۔ جس پر نویان سخت غصے میں اسے ٹوکر مارتا ہے اور کہتا ہے کہ جس شخص کو میں اتنے سالوں سے پکڑنا چاہتا تھا تم نے اسے مار دیا۔ اس کے بعد تانگوت حمزہ کے پاس جاتا ہے اور حمزہ اس کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیتا ہے۔ اس دوران تانگوت عبد الرحمن کو بار بار گور کے دیکھتا ہے۔ دراصل اس نے رات کو عبد الرحمن کو ارطغرل سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اسے پتہ چل گیا تھا کہ عبد الرحمن دراصل ارطغرل کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن اس بارے میں اس نے ابھی تک نویان کو نہیں بتایا تھا۔ دوسری طرف قبیلے میں ایک بوڑھی عورت داخل ہوتی ہے جسے آیت الن دیکھ کر چونک جاتی ہے اور اسے فوراً قبیلے سے نکل جانے کو کہتی ہے۔ اس کے بعد وہ عورت غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہ سب کچھ سلجان بھی دیکھ لیتی ہے۔ سلجان اس عورت کے پیچھے چلی جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آیت الن تمہیں دیکھ کر اتنی پریشان کیوں ہو گئی تھی، جس پر وہ عورت کہتی ہے کہ ہر چیز کی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ سلجان اپنا ایک کڑا نکال کر اسے دیتی ہے، جس کے بعد وہ عورت بتاتی ہے کہ آیت الن نے کرکت سردار کی پہلی بیوی کے مرنے سے پہلے اس سے جنسی تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ پھر وہ عورت کہتی ہے کہ مزید جاننے کے لیے تمہیں مزید قیمت ادا کرنی ہوگی۔ سلجان اسے کہتی ہے کہ تم یہیں رکو، میں قبیلے سے سونا لے کر آتی ہوں۔ یہ سب کچھ گونجا گول بھی چھپ کر دیکھ رہی تھی کیونکہ آیت الن نے اسے اس عورت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ سلجان کے جانے کے بعد گونجا گول اس عورت کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم نے سلجان کو کیا بتایا ہے۔ عورت کہتی ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اتنے میں وہ کڑا نیچے گر جاتا ہے جو سلجان نے اسے دیا تھا۔ گونجا گل کہتی ہے اگر تم نے کچھ نہیں بتایا تو یہ کیا ہے؟ اس کے بعد وہ عورت کو زور سے تھپڑ مارتی ہے جس سے وہ گر جاتی ہے اور اس کا سر پتھر پر جا کے لگتا ہے اور وہ ادھر ہی مر جاتی ہے۔ اور گونجا گل جلدی سے وہاں سے نکل جاتی ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔